हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 53 है यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स के लिए और यूपी एचईएससी और नेट जेआरएफ या दूसरे कोई भी एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए ये टेस्ट सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टेस्ट सीरीज़ में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 20 क्वेश्चन के साथ कम से कम हम 50 जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोबेबल क्वेश्चन है कि जो आ सकते हैं क्वेश्चन, उन पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस 20-30% ही होते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपना पहला क्वेश्चन देखें, तो बताना चाहेंगे कि हम कैपिटल स्टडी सर्कल अब ऑफलाइन भी आ चुका है। लखनऊ के अंदर हमारी ब्रांच खुल चुकी है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप रिसर्च से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं तमाम सारे यूनिवर्सिटीज़ के, चाहे वो JNU, DU, जामिया, अलीगढ़, BHU, IITs से, वो आपकी हेल्प रिसर्च में भी कर सकते हैं। तो बाकी बातें हम इन्फॉर्मेशन अपना लास्ट में देंगे। इससे पहले क्वेश्चन पर फोकस करते हैं कि 81 नंबर, अभी तक हम 80 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 81 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, तो अतिवादी राजनीतिक दल, हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कई बार कुछ चीज़ें इंग्लिश में नहीं समझ में आती तो हिंदी में देख लीजिए। हिंदी में कई बार जो चीज़ें मुश्किल होती हैं वो इंग्लिश में सरल हो जाती हैं। अतिवादी राजनीति जो है दल, इसमें विश्वास करता है। अ रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी बिलीव्स इन, पुरानी संस्थाएं बनाए रखने में अतिवादी है। वर्तमान संस्थाओं को परिवर्तन के साथ बनाए रखना, वर्तमान संस्थाओं को खारिज कर उन्हें नई संस्थाओं से प्रतिस्थापित करना, क्रांतिकारी तरीकों से बदलाव लाना। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। मेंटेनिंग ओल्ड इंस्टीट्यूशन, मेंटेनिंग प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन विथ मॉडिफिकेशन, in doing away with the present institution and replacing them with new ones, bringing changes through revolutionary method। तो अतिवादी जो राजनीतिक दल होते हैं वो दोनों काम करते, क्रांतिकारी तरीके से बदलाव भी लाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम राजनीतिक दल बोलेंगे, क्योंकि वो क्रांतिकारी दल बोल सकते हैं, तो हम राजनीतिक दल बोलेंगे तो रेडिकल तो हैं। तो क्या कहना चाहते हैं वो, वर्तमान संस्थाओं को खारिज कर उन्हें नई संस्थाओं से प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। जो रेडिकल ग्रुप होते हैं और राजनीतिक दल हैं, वो रेडिकल टेररिस्ट ग्रुप भी हो सकते हैं, रेडिकल दूसरे ग्रुप भी हो सकते हैं। उनके लिए अलग हो सकता है चीज़ें, जैसे क्रांतिकारी तरीके से बदलाव लाना उनका है कि वायलेंस भी यूज़ हो रहा है तो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे है कि जो राजनीतिक दल हैं वो क्या बात करते हैं, वो वर्तमान व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 नंबर 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजनीतिक दल गरीबों की मदद करता है जब तक वह, अब ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है। द पॉलिटिकल पार्टीज आर हेल्पफुल टू द पीपल इन सो फार एज दे, कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कैसे लोगों की मदद करते हैं। अलग अलग तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं मदद करने के, लेकिन यहाँ पे जो है उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराता है। तो राजनीतिक दल तो नहीं कराते, कौन कराता है, गवर्नमेंट कराती है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराते हैं, ये भी प्रॉब्लम है कि वो निःशुल्क शिक्षा भी मुहैया नहीं करा सकते राजनीतिक दल। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल कितने लोग कर पाएंगे। उन्हें कानूनी सहायता मुहैया कराता है, ये भी मुश्किल है राजनीतिक दलों के लिए कि ये काम तो उनका नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, इन सब में से थोड़ी बहुत चीज़ें करते हैं, लेकिन प्रॉपर रूप में उन्हें नहीं कर सकते। उन्हें चुनाव लड़ने में सहायता करता है। तो ये अगर तीनों नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा कि क्या करता है, कि राजनीतिक दल होने से क्या फ़ायदा है कि अगर आप उस दल के मेंबर हैं तो आप इलेक्शन जो लड़ता है वो दल लड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि दल जब लड़ेगा तो वो किसी गरीब को भी अगर खड़ा कर देगा, मान लीजिए उसके पास पैसे नहीं हैं, तो भी वो इलेक्शन लड़ सकता है, क्योंकि उसका जो है पार्टी जो है उसका खर्चा निकाल लेगी। तो तमाम सारे हमारे देश में आप देखते हैं, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो या इस तरह के तमाम सारे दूसरे लोग हैं जिनके पास खुद अपने पैसे नहीं थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री तक बन जाते हैं।
या इवन अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो वो भी इस तरह से आते हैं। तो दल जो होता है वो सपोर्ट करता है अलग अलग जगह पे, या किसी भी पार्टी को अगर आप देखेंगे कि जैसे लालू यादव हो गए या इस तरह के तमाम सारे लोग बहुत गरीबी से उठ के वहाँ तक पहुँचते हैं, तो इसलिए दल उनको सपोर्ट करता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा, हेल्प्स देम टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। बाकी सारी चीज़ें क्या करती है, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड देम द बेसिस एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ, प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, रेंडर लीगल असिस्टेंस, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट देती है। आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रीब्यूट टू द प्रॉपर वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बाई। पूछा जा रहा है राजनीतिक दल संविधानात्मक शासन की सही कार्यवाही में इस प्रकार योगदान देते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि किस तरह से वो योगदान देते हैं अपना राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कैसे देंगे योगदान। पहला, गरीब उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने में आर्थिक सहायता देकर, मंत्रिमंडल को बहुमत देकर समर्थन देना, देश में शांति बनाए रखना, देश के सामने की समस्याओं के बारे में लोगों को शिक्षित करना। तो संविधानात्मक शासन की सही राजनीतिक दल संविधानात्मक शासन की सही कार्यवाही में इस प्रकार योगदान देते हैं कि कौन सा ऐसा कार्य है जो करके वो राजनीतिक दल संविधानात्मक जो चीज़ें हो रही उसमें सहयोग करते हैं। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं, असिस्टिंग पुअर कैंडिडेट विथ फाइनेंस टू कंटेस्ट द। तो ये करते तो हैं, लेकिन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं है। ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है, पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल प्रॉपर वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री, कि वर्किंग में जो पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है उसकी वर्किंग में किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के सपोर्ट नहीं है। प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइज मेजॉरिटी टू बैक द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या चलाते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं, सरकार चलाते हैं। मंत्रिमंडल को बहुमत देकर समर्थन देना, मान लीजिए कोई पॉलिसी बना रहे हैं, उसको अगर समर्थन देंगे तो पास हो जाएगी, तो उसके थ्रू हो जाएगा। तो ये पार्लियामेंट्री वर्किंग में सपोर्ट करना। बाकी चीज़ें भी करती हैं पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन देश में शांति बनाए रखना है, लेकिन ये इसको डायरेक्टली नहीं करते। पार्लियामेंट्री वर्क नहीं है पार्लियामेंट्री वर्क तभी माना जाएगा जब पार्लियामेंट से पास हो रहा है। शांति बनाए रखना एक नैतिक जिम्मेदारी सभी की, वो करते भी हैं पॉलिटिकल पार्टी। देश के सामने की समस्याओं के बारे में लोगों को शिक्षित करना, ये भी करती हैं। लेकिन जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि पार्लियामेंट्री वर्क जो है, जो संविधानात्मक शासन की कार्यवाही में किस प्रकार योगदान देंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगर आप देखेंगे तो ये इसका, तो कभी भी क्वेश्चन है तो उसको क्लियरली पढ़िए, उसमें कौन कौन से टर्म है, उस टर्म के अगर मान लीजिए नहीं योगदान देते हैं, यहाँ पे हो सकता है नहीं भी लिखा होता, तो इस पर भी ध्यान दीजिए कि नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये दोनों चीज़ें ही आपको करनी है, तभी आप सही आंसर दे पाएंगे। और उसके बाद क्या चीज़ पूछी गई है वो ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पे। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज आर अनडेमोक्रेटिक इन सो फॉर एज। राजनीतिक दल इस प्रकार अलोकतांत्रिक होते हैं। अब ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें बोले किस प्रकार अलोकतांत्रिक, अनडेमोक्रेटिक कैसे हो सकता है कोई राजनीतिक दल, अगर वो क्या करता है। पहला आंसर, वे चुनाव लड़कर अधिकार पाने की कोशिश करते हैं। ये इसमें क्या है, अलोकतांत्रिक है, कुछ लोकतंत्र के अंदर ही तो ये होता है। वे शासन की नीतियों की आलोचना करते हैं, क्या ये अलोकतांत्रिक है, राजनीतिक दल करेंगे ही, उनका काम है। अपोजिशन या अगर दूसरे दल हैं तो वे अधिकार में आते ही अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करते हैं, कि अगर वो पावर, जैसे कोई चीज़ बोल रहे हैं, कोई वादा किया और वो पावर में आ गए तो उसको कार्यान्वयन कर रहे हैं, तो क्या ये अलोकतांत्रिक है। वो अपने सदस्यों को अपने विचार स्वतंत्रता से लोगों के सामने रखने की अनुमति नहीं देते। तो ये तो अलोकतांत्रिक है कि अगर कोई सदस्य अपने विचार रखना चाहता है तो उसको भी रखने नहीं दे, इंडिविजुअल को ना दे राइट, तो ये अलोकतांत्रिक हो गया। हम अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो कई बार होता है कि पॉलिटिकल पार्टी बोलती भी है कि ये उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, पार्टी का ये राय नहीं है। तो इसका मतलब पार्टी में रहने के बावजूद व्यक्ति अपनी स्वतंत्र विचार को रख सकता है। अगर वो नहीं रखने देता है, उस बेसिस पे उसके ऊपर एक्शन होता है, तो फिर अलोकतांत्रिक, अनडेमोक्रेटिक माना जाएगा।
तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो सही आंसर क्या होगा? दे डू नॉट परमिट देयर मेंबर्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज इंडिपेंडेंटली। इफ दे आर नॉट डूइंग सो देन दैट पॉलिटिकल पार्टी विल बी अ अनडेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी। आगे बढ़ते हैं 84 के बाद 85 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? द नेम्स ऑफ द टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन ब्रिटेन आर। अब ये आपके लिए फिर से इम्पॉर्टेंट आज के समय है, क्योंकि अभी जो देखेंगे तो क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई है, इसके बाद किंग चार्ल्स बन गए हैं और चार्ल्स टू, और इससे जो ब्रिटेन की पॉलिटिक्स है वो फिर से हाईलाइट हो गई है। इससे जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं वो भी, क्योंकि ऐसा नहीं वो किताब लेके बैठेंगे तब बनाएंगे, तो क्वेश्चन बनाने वाले न्यूज़पेपर देखते रहते हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं और उनके दिमाग में आता है कि इससे रिलेटेड कुछ अच्छा क्वेश्चन बनाया जाए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आज के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। अगर ये समय जब हुआ होगा या जब पूछा गया था तो पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन अभी जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो पूछा जा रहा है कौन सी पार्टी है वहाँ पे, कि लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी, दो मेजर पार्टी जो हैं, लेबर एंड लिबरल, कंजर्वेटिव एंड सोशलिस्ट, कंजर्वेटिव एंड लिबरल। तो उसे हिंदी में भी सेम लिखा है, लेबर कंजर्वेटिव, लेबर एंड लिबरल, कंजर्वेटिव और सोशलिस्ट, कंजर्वेटिव और लिबरल। तो आप आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो वहाँ पे दो जो पार्टी हैं वो क्या कहलाती हैं? लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। तो अगर कंजर्वेटिव पार्टी देखें तो पुरानी है ज़्यादा, 1834 में बनती है, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और जो लेबर पार्टी है 1900 में बनती है। तो लेबर पार्टी कब बनती है? इसको एग्जैक्ट डेट देखें, लेबर पार्टी को 26 फरवरी 1900 में। और उसी समय में अगर हम कंजर्वेटिव पार्टी को देखें तो कंजर्वेटिव पार्टी क्या होती है, कब बनती है? 1834 में। अब कई क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। तो कौन सी पुरानी है, कि लेबर पार्टी पुरानी है, कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव पुरानी है। दूसरा है अभी जो प्राइम मिनिस्टर बनी है लिज ट्रस, वो किस पार्टी के हैं? वो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। इससे पहले जो थे वो कौन किस पार्टी के थे? वो भी कंजर्वेटिव पार्टी के थे। उससे पहले जो थी वो भी लेबर पार्टी के, कंजर्वेटिव पार्टी के। तो लगातार कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर से प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। या जो अभी जो कह सकते हैं कि सुनक, जो ऋषि सुनक थे, वो किस पार्टी से कंटेस्ट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर की रेस में? ये भी पूछा जा सकता है। ये पूछा जाता है, वो भी कंजर्वेटिव पार्टी में थे, आपस में ही कंपटीशन था और लिज ट्रस जो है उनको ज़्यादा वोट मिले, इसलिए वो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बन गई। तो वहाँ पे विद इन पार्टी भी पहले इलेक्शन होता है आपस में, फिर उसके बाद जो चुन लिया था वो फिर साथ में मिल के आपस में काम कर सकते हैं, चाहे तो, अगर नहीं चाहे तो अलग भी रह सकते हैं। लेकिन तो लेबर पार्टी जो है, अब इसको लेबर पार्टी का कुछ नाम भी है कि लेबर और कंजर्वेटिव पार्टीज़ को जो कॉमन न्यूज़पेपर में या अलग तरीके से कैसे लिखते हैं, तो इनको कहते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी को कहते हैं टोरीज, टोरी, और इनको कहते हैं विग, क्योंकि ये विग पहनते थे। तो लेबर पार्टी के तो ये, और ये टोरीज कहते हैं, ये कंजर्वेटिव होते हैं। ये व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहते, ये कहते हैं कि ब्रिटेन का इतिहास बहुत अच्छा है, इसलिए ब्रिटेन में जो भी है चल रहा है वो चलते रहना चाहिए। लेबर पार्टी थोड़ा लिबरल है कि ये चाहती है कि बदलाव होते रहना चाहिए, समय के साथ जो है हमको प्रजातांत्रिक होना चाहिए, ये सब चीज़ें इनकी। और हमने आपको कई बार बताया भी है कि जब भारत आज़ाद हो रहा था तो कौन सी पार्टी थी वहाँ पे? लेबर पार्टी थी। उसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? एटली थे। और एटली उस समय लेबर पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे वो लास्की थे, बहुत इंटेलेक्चुअल, आपने खुद भी पढ़ा है तो उनको काफ़ी कुछ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये याद रखना है, लेबर, कंजर्वेटिव पार्टी और इसके आसपास की जो चीज़ें हैं उनमें से ही कोई क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन में क्या है? द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ यूएसए आर। अभी ब्रिटेन का पूछा, अब पूछा जा रहा है कि अमेरिका की मुख्य राजनीतिक दल है। तो यहाँ भी क्या है? ऑलमोस्ट 2 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी हैं मेजर, उन दोनों पार्टी के बीच में ही कॉन्टेस्ट होता है। तो ब्रिटेन में भी 2 पार्टी हो गई हैं और यहाँ भी 2 पार्टी हो गई हैं। अब कौन कौन से उनका नाम क्या है?
अगर हम नाम ढूंढें तो इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक, कि उसका नाम है, पहला बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है और डेमोक्रेटिक। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट, रिपब्लिकन और कम्युनिस्ट। तो हम ज़्यादातर लोग जानते हैं इसमें से, क्योंकि अभी किसके अगर वहाँ के प्रेसिडेंट किस पार्टी के हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। कौन है? जो बाइडेन। और रिपब्लिकन इससे पहले थे कौन? ट्रंप। ट्रंप किसके थे? रिपब्लिकन पार्टी के। तो रिपब्लिकन पार्टी जो है उनका सिंबल भी बड़ा अच्छा है। अगर आप रिपब्लिकन पार्टी को देखें तो रिपब्लिकन पार्टी का जो सिंबल है वो क्या है? हाथी। हमारे यहाँ बीएसपी का हाथी है, वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी का हाथी है। और डेमोक्रेट्स का क्या है? गधा। तो गधा हमारे यहाँ किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी जो रिपब्लिकन है वहाँ पे आप कभी इनका इलेक्टोरल सिंबल देखेंगे तो दिखेगा रिपब्लिकन का हाथी, डेमोक्रेट्स का गधा। और तो ये सही आंसर है दोनों में। अगर देखें फिर से कि रिपब्लिकन पार्टी थोड़ी कंजर्वेटिव है, जो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी उससे सिमिलर है। डेमोक्रेटिक पार्टी डेमोक्रेटिक है और लेबर पार्टी के सिमिलर है। तो आगे बढ़ते हैं, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। टू पार्टी सिस्टम इज़ बेटर बिकॉज, अब दो दल पद्धति इसलिए बेहतर है कि, तो ये बहुत बड़ा डिबेट है कि दो दल पद्धति अच्छी होती है या बहुदलीय पद्धति अच्छी होती है। तो ये तो एक समस्या है कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरीका, भारत में देखें, फ्रांस में देखें तो बहुदलीय, इजराइल में देखें तो बहुदलीय है, और उसी समय में यूएसए यूके में देखें तो द्विदलीय है। अब इसका कह रहे क्यों बेहतर है? वह कैबिनेट को निरंकुश अधिकार देती है। ऐसा इसलिए कि उनका आइडिया कि दो दल होने से कैबिनेट निरंकुश हो सकता है। वह विरोधी दल को शासन की गैर जिम्मेदार आलोचना करने का मौका देती है। वह शासन में सहजता से बदलाव लाने की संभावना बनाती है। वह मिलीजुली सरकार बनाने में अग्रता प्रदान करती है। तो मिलीजुली सरकार बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, दो दल है तो किसी को क्लियर मेजॉरिटी मिलती, तो ये तो नहीं होगा। अब क्या वो शासन में सहजता से बदलाव लाने के संभव बनाती है। तो पहला हो गया कैबिनेट निरंकुश अधिकार देती है, ऐसा नहीं है, कैबिनेट निरंकुश अधिकार क्यों मिलेगा। विरोधी दल को शासन के गैर जिम्मेदार आलोचना करने का मौका देती है, ऐसा भी नहीं है। तो क्या है? शासन में सहजता से बदलाव की, अदरवाइज़ क्या होगा, मल्टी पार्टी होने में, बदलाव होने में दिक्कत होती है, क्योंकि ढेर सारे जुड़े हुए हैं, वो चाहते नहीं कि कोई चीज़ बदलाव हो, तो आपस में कोई भी चीज़ बदलाव, कोई चीज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है जब आपके पास बहुदलीय व्यवस्था होती है। जैसे इजराइल में देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बन पा रहा है, कोई बनता है, कुछ दिन चलाता है, फिर हट जाता है, फिर बनता है, फिर हट जा रहा है। तो नेतन्याहू के बाद अगर देखें तो 3-4 प्राइम मिनिस्टर बदले जा चुके हैं, लेकिन कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे पा रहा। जब गवर्नमेंट स्टेबल नहीं दे पा रहा है तो बदलाव भी स्टेबल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो द्विदलीय में क्या होता है फ़ायदा? इट मेक्स स्मूथ चेंज इन गवर्नमेंट पॉसिबल, कि गवर्नमेंट, क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी आ गई, अभी इसको गवर्नमेंट गिरने का ये सब का खतरा नहीं है, क्योंकि तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? टू पार्टी सिस्टम इज़ बेटर बिकॉज इट मेक्स स्मूथ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं, 87 के बाद 88 देख लेते हैं। 88 अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन, मल्टी पार्टी सिस्टम मीन्स, कि बहुदलीय पद्धति का मतलब क्या है? अभी हमने द्विदलीय देखा, तो बहुदलीय का भी क्या है कि बहुदलीय पद्धति में देश के सभी राजनीतिक दलों द्वारा सरकार बनाना होता है। ऐसा होता है कि हमारे यहाँ तो है, ऐसा नहीं है। देश के बहुत सारे राजनीतिक दलों में से जिस एक दल को अत्यधिक संख्या में सीट मिलती है उसके द्वारा सरकार बनाना। क्या बहुदलीय में ऐसा होता है कि जिस पार्टी को सबसे अधिक सीट मिल जाए वो सरकार बनाएगी? ऐसा भी नहीं होता। भारत का एग्जाम्पल लेके अपने दिमाग में चलिए, अपने आप इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा आपको। देश में 2 से अधिक राजनीतिक दल हैं जो अधिकार हासिल करने का लक्ष्य रखते हैं, ये सही लग रहा है। एक प्रबल दल बाकी राजनीतिक दलों को अपनी शरण में रखता है। ऑल्दो ये इस तरह का होता है कि जैसे अगर आज के समय देखें तो बीजेपी प्रबल दल है, अपनी शरण में बहुत पहले कांग्रेस होती थी, कांग्रेस अपने साथ काफ़ी रखती थी, लेकिन ये मल्टी पार्टी इसलिए नहीं
कम्प्लीटली ये सही नहीं है, क्योंकि जनता पार्टी का भी बना है कि छोटे छोटे दल मिल के बना लिए, या अलग 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 टाइम पे जो है यूडीएफ बना था, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फोरम, थर्ड फ्रंट बनता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, कुछ हद तक सही है, लेकिन इसका सी सही हो जाएगा। दैट द कंट्री हैज़ मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टी विच एम टू कैप्चरिंग पावर, की ज़्यादा पार्टी हैं, कोई भी सत्ता में आने के लिए सब लोग संघर्ष करते हैं, कोई भी आ सकता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देश में 2 से अधिक राजनीतिक दल हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब यही होता है। आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, नहीं 88 तो हो गया, 89 देखते हैं। 89 क्वेश्चन, मल्टी पार्टी सिस्टम इज़ फाउंड इन, ये बड़ा सिंपल, अभी बात करते करते निकाल लिया कि अगर हम ऊपर के क्वेश्चंस देखें तो यूएसए में क्या है, 2 पार्टी सिस्टम। कौन कौन सी पार्टी, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक के जो बाइडेन, रिपब्लिकन के ट्रंप। ब्रिटेन में कौन है, अभी हमने देखा लिस्ट्रस आ गए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। चाइना, सिंगल पार्टी सिस्टम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CPC। फ्रांस बचा एक, जब 3 नहीं है तो एक बचा फ्रांस, और फ्रांस में सही में मल्टी पार्टी सिस्टम है अभी भी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। इसका ए है सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आधा क्वेश्चन हो गए हमारे, 90 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि 90 नंबर क्वेश्चन में क्या बात की गई है। द चीफ डिफेक्ट ऑफ द मल्टी पार्टी सिस्टम। अब उसके डिफेक्ट पूछ लिए, अभी जो है कि बताया गया क्या डेफिनेशन है या मल्टी पार्टी सिस्टम क्या कहता है। अब कह रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, बहुदलीय पद्धति की का प्रमुख दोष क्या है। वह कैबिनेट की तानाशाही की ओर धकेलता है। कैबिनेट की तानाशाही बहुदलीय में कैसे होगा। लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने में बहुत सीमित पर्याय होते हैं। बहुदलीय में तो और भी ज़्यादा मिल गए ना, अब 2 दल में तो 2 ही चुन सकते हैं, बहुदल में तो आपके पास 10 ऑप्शन है। विरोधी पक्ष सरकार की मुक्तता से आलोचना नहीं कर सकता। बहुदलीय में ये भी कह रहे हैं कि क्यों नहीं कर सकता, उसे बार बार संविधानात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्यों संविधानात्मक कई बार होता है कि क्लियर मेजॉरिटी किसी को नहीं मिली, तब फिर क्या होता है कि प्रेसिडेंट को सबसे बड़ी पार्टी को बुलाना पड़ता है। अब सबसे बड़ी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी नहीं जुटा पाई, हो सकता है फिर सरकार गिर जाती है और फिर दूसरी सरकार बनती है। दूसरी सरकार जब बन गई तो कई बार ये बड़ी पार्टी बोलती है कि कुछ लोगों को अपने साथ मिला के तोड़ सकती है और फिर से नई सरकार बनती। तो ये संविधानात्मक प्रॉब्लम आती है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, द चीफ डिफेक्ट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इज इट लीड्स टू कैबिनेट डिक्टेटरशिप। नो, people have very limited choice. No, they have more choice. Opposition cannot freely criticize the policies of government. Obviously they can, why they won't. Obviously last option is right, D, it has to be, it has frequent constitutional crisis आते हैं। सही बात है कि कई बार गवर्नमेंट गिर जाती है, कई बार आपस में मतभेद हो जाते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन में। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ टोटलिटेरियन स्टेट हैज़ जनरली, ये बोल रहे हैं कि सर्वसत्तात्मक जो स्टेट है, ये राज्य है, वो क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा। सिंगल पार्टी सिस्टम होगा, एकल पक्ष पद्धति होगा, बाई पार्टी सिस्टम द्विपक्षीय पद्धति होगा, मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, नो पॉलिटिकल पार्टीज़। तो सर्वसत्तात्मक जो होता है उसमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत ही नहीं, टोटलिटेरियन स्टेट है। जो अगर देखें तो सिंगल पार्टी सिस्टम को भी कहते हैं, कई बार उसको भी टोटलिटेरियन बोल देते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई राजनीतिक पक्ष नहीं होगा। मान लीजिए किंग है कोई, तो टोटली सारी शक्तियाँ उसके पास है। पॉलिटिकल पार्टी होने से क्या होता है, शक्तियाँ बट जाती हैं। जैसे चाइना में सिंगल पार्टी है, लेकिन पूरी तरह से टोटलिटेरियन स्टेट नहीं है, क्योंकि वहाँ भी अलग आर्मी का अलग है, पार्टी का जो सेक्रेटरी वो अलग है, प्रेसिडेंट अलग है,
तो काफ़ी हद तक बटी है। तो पूरी तरह से ये सही नहीं है। कोई राजनीतिक पक्ष नहीं होता, वो टोटलिटेरियन स्टेट कहलाता है। अगर ये मान लीजिए ये ना दिया हो तो ये सही होगा कि एक पक्ष। अगर हम चाइना देखें, यूएसएसआर देखें, तो इसका आंसर वहाँ से मिल सकता है हमको। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नो पॉलिटिकल पार्टीज। आगे बढ़ते हैं। 92 वन पार्टी सिस्टम मीन्स। अब देखिए हम आ गए, वन पार्टी सिस्टम मीन्स क्या है कि एक पार्टी सिस्टम में क्या होगा? एकल पक्ष पद्धति। वहाँ पर केवल एक ही प्रबल पक्ष होता है और बाकी पक्ष नगण्य परिस्थिति में होते हैं। वहाँ कई राजनीतिक दल हो सकते हैं, लेकिन सरकार वही दल बनाएगा जिससे लोगों ने अत्यधिक मत चुना है। ये तो मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया। और वहाँ केवल एक राजनीतिक दल होता है और दूसरा कोई राजनीतिक दल का अस्तित्व नहीं होता। तो सिंगल वन पार्टी सिस्टम, ऊपरी कोई नहीं। तो सिंगल पार्टी सिस्टम में क्या हो गया? देयर इज़ वन डोमिनेंट पार्टी while other parties occupy an insignificant, it means कि there are other parties, there may be number of political parties but the government is formed by only one party। ये तो सिंगल पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब हो गया। सी इसका सही आंसर। there is only one political party and no other political party is permitted to come into existence, कि सिंगल एक पार्टी ही रहेगी और वही सब कुछ डिसाइड करेगी। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 92 के बाद 93 देख लेते हैं। 93 अब यहाँ से पैटर्न चेंज हो गया है थोड़ा क्वेश्चन का। पार्टी से आगे निकल के इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में क्या क्या है? इंटरेस्ट ग्रुप मीन्स, पहले पूछा कि इसका मतलब क्या है इंटरेस्ट ग्रुप का, या कहते हैं हित समूह। इंटरेस्ट ग्रुप को हित समूह कहते हैं। तो दल के भीतर एक छोटा समूह जो अपने ही वर्ग के सदस्यों के लिए, हित के लिए लड़ता है। एक छोटा समूह जो अपने सदस्यों के हित की रक्षणा के लिए चुनाव लड़ता है। लोगों का समूह जो पैसे के बल पर सरकार पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता है। आम लक्ष्य वाले लोगों का समूह जो अपने सदस्यों के हित को आगे बढ़ाने की दृष्टि से लोक कार्य की दिशा को प्रभावित करने की कोशिश करता है। तो इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं? ये दबाव की तरह करते हैं कि अपने हित मनवाने के लिए काम करते हैं। और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि स्मॉल ग्रुप विद इन पार्टी, पार्टी के अंदर भी हो सकता है लेकिन लार्ज डेफिनेशन वो नहीं है। फाइट्स फॉर इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ इट्स ओन कैटेगरी। तो any small group which contest election which the sole objective of protecting interest of members, तो ये इलेक्शन यूजुअली नहीं लड़ते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप इलेक्शन नहीं, प्रेशर ग्रुप और इलेक्शन जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो इलेक्शन नहीं लड़ता, वो पॉलिटिकल पार्टी पे दबाव बनाता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु विद द हेल्प ऑफ मनी ट्राई टू सिक्योर कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट। तो ये कह सकते हैं कि इसको ओलिगार्की कह सकते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म कह सकते हैं, लेकिन ऐसा इंटरेस्ट ग्रुप नहीं कह सकते। तो इसका सही आंसर डी, अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ कॉमन ऑब्जेक्टिव विच ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ पब्लिक अफेयर्स विथ अ व्यू टू प्रमोट द इंटरेस्ट इट्स मेंबर। आम लक्ष्य वाले लोगों का समूह जो अपने सदस्यों के हित को आगे बढ़ाने की दृष्टि से लोक कार्य की दिशा को प्रभावित करने की कोशिश करता है। कि अगर कुछ पब्लिक चीज़ें हो रही हैं, मान लीजिए कि जैसे कि सड़क बननी है या कुछ डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करना है और वहाँ पे जंगल है। अब जंगल के जो आदिवासी हैं, जंगल में जो लोग रह रहे हैं, उनका हित अलग है और हमारे हित अलग हो जाएंगे। तो उनका हित होगा कि वो जंगल को बचाएं। उसके लिए वो अगर प्रभावित कर पा रहे हैं, जैसे अभी बिल बना, किसान बिल आया था, तो किसानों का हित और हो सकता है हमारा हित, जो मिडिल क्लास का हित, अलग अलग हो। क्योंकि हमें तो सस्ता चीज़ मिलेगी तो अच्छा है, लेकिन किसानों के लिए तो उनका प्रोडक्ट है वो जितना महंगे में बिके उतना अच्छा है, तो उनके हित तो अलग हैं। तो इंटरेस्ट ग्रुप क्या करता है? दबाव बनाता है और उसको वापस लेता है। आगे बढ़ते हैं 93 के बाद 94 क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
हित समूह का मूलभूत वैशिष्ट्य है। हित समूह फिर से आ गया कि इंटरेस्ट ग्रुप का क्या है बेसिक फीचर। हित समूह का मूलभूत वैशिष्ट्य है देश हित को बढ़ाना, अपने सदस्यों के हित को आगे बढ़ाना, उसकी राजनीति से निकटता का नाता होता है, वो केवल कम्युनिस्ट देशों में पाए जाते हैं। तो इंटरेस्ट ग्रुप क्या करेगा, अभी बात कर रहे थे, टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट सोचना उनका काम नहीं है। टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर, अपने सदस्यों के हित को आगे बढ़ाना उनका काम है। उसका राजनीति से निकटता का नाता होता है, कोई ज़रूरी नहीं है नाता निकट हो, वो दूर से भी रह सकता है। वो दबाव बनाते हैं राजनीतिक पार्टी पे कि उनके जो काम है वो हो। वो कम्युनिस्ट देशों में पाए थे, ऐसा नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर, अपने सदस्यों के हित को आगे बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं 94 के बाद 95 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ग्रुप आर फाउंड। अब ये पूछ रहा है कहाँ पाए जाते हैं, वही हित समूह जो हैं वो पाए कहाँ जाते हैं इंटरेस्ट ग्रुप, ओनली इन डेमोक्रेटिक कंट्री, इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ओनली इन टोटलिटेरियन कंट्री, इन ऑल कंट्री, केवल लोकतांत्रिक देशों में, पूंजीवादी समाज में, केवल सर्वसत्तात्मक देशों में और सभी में। तो जो 95 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सभी देशों में पाए जाते हित समूह हैं, क्योंकि ये अपने हित जो सर्वसत्तात्मक है उसमें भी छोटे ग्रुप बना के वो सत्ता को ब्लैकमेल कर सकते हैं। पूंजीवादी देशों में भी होते हैं, लोकतांत्रिक देशों में भी होते हैं। तो इंटरेस्ट ग्रुप्स है, नेचुरल है, वो हर जगह पाए जाते हैं। चाहे जैसे भी अगर आप देखेंगे तो जहाँ मोनार्की है, राजशाही है, जहाँ टोटलिटेरियन, वहाँ भी छोटे छोटे ग्रुप बना के मोनार्की को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। अब 96 देख लेते हैं। 96 का अ पर्सन कैन बी ए मेंबर ऑफ, एक व्यक्ति सदस्य हो सकता है एक वक्त केवल एक प्रभाव समूह का। अब यहाँ प्रभाव समूह नाम दे दिया इंटरेस्ट ग्रुप को। एक वक्त, ये जो प्रेशर ग्रुप है, दबाव समूह उसको हम कहते हैं। एक वक्त कितने ही प्रभाव समूह का, एक वक्त 3 से अधिक प्रभाव समूह का नहीं हो सकता, या तो प्रभाव समूह का या राजनीतिक दल का। तो ऐसा क्या होता है कि एनी नंबर ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एट द सेम टाइम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक वक्त में कितने ही प्रभाव समूह का हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई रोक नहीं है प्रेशर ग्रुप का मेंबर होने के लिए। जैसे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी मेंबर हैं, और उसी जैसे आज के समय अगर हम देखें बीजेपी से कंपेयर करके कि आरएसएस जो है एक दबाव समूह की तरह काम कर सकता है, लेकिन वो व्यक्ति आरएसएस का भी मेंबर हो सकता है और बीजेपी का भी। उसी समय में कोई व्यक्ति गोरक्षा समिति का भी हो सकता है दबाव समूह में, या गंगा बचाओ का भी हो सकता है। तो कई चीज़ों का भी हो सकता है, या कांग्रेस में चले जाएं या कम्युनिस्ट पार्टी के रूल में चले जाएं तो वहाँ भी होता है कि कोई लेबर यूनियन का पार्ट हो सकता है, ट्रेड यूनियन या इस तरह की चीज़ों का, और साथ ही साथ पार्टी का भी पार्ट हो और किसी कल्चरल विंग का भी पार्ट हो। तो ये चीज़ें बी इसका उस हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 97 पे। अ पॉलिटिकल पार्टी सर्व्स एज इम्पोर्टेंट रोल बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड, राजनीतिक दल जो है संविधान और इसके बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है। इसके बीच का पूछा है, इनमें से कौन सी, संविधान और लोगों के बीच, मतदाता के बीच, अधिकारी के बीच, न्यायपालिका के बीच। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, तो मतदाता तो 18 साल से ऊपर होगा, उससे नीचे नहीं हो सकता। तो मतदाता भी लोग हैं, लेकिन तो सिर्फ अधिकारियों के बीच नहीं है, न्यायपालिका के लोगों के बीच। सही आंसर क्या होगा, द पीपल, द वोटर्स, द एग्जीक्यूटिव जुडिशरी नहीं, लोगों के बीच की कड़ी है कि जो संविधान हमें जो चीज़ें देता है, जो राइट्स दे रहा है, वो राइट्स उनको बताते हैं कि आपका ये राइट है। मान लीजिए सरकार अगर नहीं भी दे रही है तो अपोजिशन उसका काम करेगा कि लोगों को बताएगा ये आपका राइट है, ये आप लीजिए, सरकार इससे छीनने की कोशिश कर रही है। तो 97 के बाद देख लेते हैं 98 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा सेकंड लास्ट। और 98 के बाद हम
2 क्वेश्चन और हैं, उसको करके हम एक क्विक रिवीजन करेंगे जो हम रोज करते हैं, जिससे हमको याद रहती हैं चीज़ें। पॉलिटिकल पार्टीज आर इंडिस्पेंसेबल फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ, राजनीतिक दल इससे सफलतापूर्वक कार्यवाही के लिए अनिवार्य हैं। तो किस चीज़ के लिए अनिवार्य हैं? अगर राजनीतिक दल जो हैं किसी कार्रवाई के लिए, लोकतंत्र की, तानाशाही की, लोकतंत्र तानाशाही दोनों में ऊपर कोई नहीं। तो तानाशाही में पॉलिटिकल पार्टी का रोल बहुत कम हो जाता है, अगर या तो होगी नहीं या होगी भी तो कोई रोल नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे अपोजिशन नहीं रहेगा। तो ये तानाशाही गलत हो गया, यहाँ भी गलत हो गया, तो ऊपर से तो लोकतंत्र सही हो गया। इट मीन्स डेमोक्रेसी। जो प्रजातंत्र है इसमें जो है कि पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़ा रोल होता है। वो लोगों को ट्रेन करती है, वो समझाती है कि मान लीजिए जो गवर्नमेंट में है वो तो काम कर रहा है, अगर काम नहीं कर रहा है तो अपोजिशन जो होगा वो बताएगा कि भाई काम ये नहीं हो रहा, ये चीज़ आप मांगिए, ये चीज़ होनी चाहिए, और हम आएंगे तो ये आश्वासन देते हैं कि वो करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, और कहाँ पे करती हैं? लोकतंत्र के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम खत्म करेंगे लास्ट क्वेश्चन के बाद। द मेन डिफेक्ट्स ऑफ 2 पार्टी सिस्टम। अब ये पूछ लिया उन्होंने कि 2 दल पद्धति का मुख्य दोष क्या है, जो कहाँ पे है? यूएसए में है। कौन कौन सी पार्टी? रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। और ब्रिटेन में भी हैं लेबर और कंजर्वेटिव। तो 2 दल पद्धति का मुख्य दोष क्या है? वह कैबिनेट को तानाशाही की ओर ले जाती है, वह देश को 2 शत्रु गुटों में बांटती है, वह निर्वाचक गण का विकल्प कम कराती है, वह बहुत महंगी होती है। तो इसका एक बड़ा सिस्टम तो है कि इट नैरोज डाउन द चॉइस ऑफ इलेक्टोरेट, कि अब ऑप्शन ही कितने? 2 ही, हमको दोनों में से एक को चुनना ही है किसी भी कीमत पे। हमको दोनों ना पसंद हो, मान लीजिए भारत में है तो 2 बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस है, हो सकता है किसी को दोनों ना पसंद हो तो उसके पास दूसरे ऑप्शन है, आम आदमी पार्टी को दे दे, या कहते हैं अगर बंगाल में ममता बनर्जी को दे दे, कर्नाटका में है जेडीएस को दे दे, यूपी में है सपा को दे दे या बसपा को दे दे, या किसी और जगह पे देखें तो चाहे वो उड़ीसा में चले जाएं तो बीजेडी को दे दे। तो इस तरह के तमाम सारे ऑप्शंस होने से क्या होता है कि इन 2 पार्टी के अलावा भी ऑप्शन है, लेकिन 2 पार्टी सिस्टम में क्या होता है? ऑप्शन कम हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बस इसके बाद हम क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद आपको हम अपनी डिटेल भी बता देंगे। द प्रेशर ग्रुप्स ट्राई टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव थ्रू, प्रभाव समूह, या कई बार इसको दबाव समूह लिखा, यहाँ पे इन्होंने लिखा है तो ये अलग अलग नहीं है। दबाव समूह अपना लक्ष्य इस तरह से प्राप्त करता है, हिंसात्मक तरीके से, तो हिंसात्मक तरीके से कर सकता है, प्रत्याकारी तरीके से, एजिटेशनल आंदोलनात्मक तरीके से, ऊपर के सभी तरीके से। तो दबाव समूह के अगर लार्जर जो देखें तो दबाव समूह अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और कई बार वो हिंसात्मक हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रजातंत्र की बात करें तो नहीं है, लेकिन फिर भी दबाव समूह यहाँ पे ये नहीं पूछा कहाँ पे, तो हिंसात्मक भी हो सकते हैं। या भारत के अंदर भी अगर हम देखें तो बहुत से हिंसात्मक, अगर आप लोग जब पद्मावत रिलीज़ हो रही थी उस समय आपने देखा तो करनी सेना जैसा वो तोड़फोड़ कर रहे थे, तो हिंसात्मक तरीके से भी दबाव बना रहे थे, और परसुएसिव मेथड की लगातार रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, एजिटेशन आंदोलन भी। और तो इस तरह से अगर दबाव समूह का देखा जाए तो अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में है तो एजिटेशनल मेथड होगा, लेकिन ये सारे मेथड हो सकते हैं, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द मेथड्स। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने बताया कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन की बेसिक जो हम कैपिटल स्टडी सर्कल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे बेसिक डिटेल्स हैं, जिसमें आप कभी भी जुड़ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या हमें ईमेल कर सकते हैं, और हमसे जुड़ के आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी या फिर कोई भी दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और इसी के साथ जो हमने पिछले जो क्वेश्चंस हमने डील किए हैं उनके बारे में भी हमें थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमने इस पिछली क्लास में की थी। तो
अगर आप याद रखें तो इससे पहले मैंने ये पूछा था कि लिबर्टी का कहाँ से आया था टर्म, तो लैटिन वर्ड लिबर से आया था, लिबर्टी। और पॉजिटिव फ्रीडम की बात कौन करता है? टी.एच. ग्रीन करते हैं। या पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली किसने बोला था? लॉर्ड एक्टन ने। और पैशन फॉर इक्वलिटी जो है कि समानता के लिए अत्यधिक जो विचार है उसने स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया है, ये ऐसा भी चीज़ थी। टू पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड इक्वलिटी। इसके बाद जस्टिस कहाँ से आया था, किस वर्ड से? लैटिन टर्म है और जस से आया था, जस। तो JUS, जस से ये आया था कि जस्टिस, उसका मतलब राइट। इसके अलावा जो है कि जस्टिस कैसा कॉन्सेप्ट है ये भी पूछा गया था कि ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो इसलिए एक कॉम्प्लेक्स आइडिया है जस्टिस। और इसके अलावा जो एलिटिस्ट थ्योरी जो है वो क्या कहती है कि जो रूलर है और जो रूल्ड है उसके बीच, जो शासक है और जो प्रजा है उसके बीच क्या समानता है? बोलते हैं बिल्कुल इक्वालिटी नहीं होती है। जो शासक है वो क्या करता है, वो कम लोग होते हैं, हमेशा माइनॉरिटी होती है, लेकिन वो यूनाइटेड होते हैं, वो एकता उनके अंदर होती है और इसलिए वो मेजॉरिटी पर रूल कर पाते हैं। तो ऐसा बोलने वाले कौन थे? पैरेटो। तो डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के बारे में कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों से जो है चलने वाली चीज़, सिस्टम को क्या कहते हैं? प्रजातंत्र कहते हैं। ऐसा किसने बोला? अब्राहम लिंकन ने। इसके अलावा जो है सोशलिस्ट गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया, तो वहाँ पे क्या होगा? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है सरकार के होंगे। इसके अलावा जो है कि और भी क्वेश्चन हमने देखे थे कि टॉकवेली क्या कहते हैं? पॉलिटिकल जो पार्टी है, जो आइडिया है डिक्टेटरशिप को अलग करता है डेमोक्रेसी से। इसके बाद अगर हम देखें तो हमने ये भी बात की थी, कौन कहता है कि 2 पार्लियामेंट होने चाहिए? देयर शुड बी 2 पार्लियामेंट, इकोनॉमिक मैटर को डील करने के लिए अलग और पॉलिटिकल मैटर को अलग। हेनरी वेब हैं। इसके अलावा हमने बात की थी ज्वाइंट इलेक्टोरल सिस्टम की भी बात हुई थी कि उसमें क्या होता है, सभी लोग वोट करते हैं और कोई भी कॉन्टेस्ट कर सकता है। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम में क्या होता है, उसमें है कि पर्टिकुलर कमेटी के लोग वोट करेंगे और पर्टिकुलर कमेटी का ही कैंडिडेट होगा। रिजर्व इलेक्टोरेट में क्या होता है कि पर्टिकुलर कमेटी के लिए तो सीट रिजर्व होगी लेकिन वोट सभी लोग करेंगे। मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में कई लोग चुने जाएं, कि मान लीजिए हमने बना दिया कि 20% से या 25% से ऊपर जितने भी लोग लाएंगे तो हो सकता है 3 लोग लाएं तो 3 लोग वो इलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह के आइडिया। इसके अलावा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैसे होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हेयर सिस्टम भी कहते हैं कि हम गिन सकते हैं कि अगर हमारा वोट पहला नंबर जिसको मिला है उसका वोट बहुत कम है तो वो जो पहले दूसरे नंबर है उसको ट्रांसफ़र, हमने जो दूसरा नंबर उसको कंसीडर किया जाए वो हमारा पहला नंबर है। इसके अलावा लिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि लिस्ट सिस्टम में बहुत सी जगह हमने बताया था कि इटली, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इन सब जगह पे लिस्ट सिस्टम होता है जहाँ पार्टी अपनी लिस्ट देती है और उसको जितने % वोट मिलते हैं उतने % उसके मेंबर पार्लियामेंट में चले जाते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपको 1% भी वोट मिल रहा है तो आपको कम से कम 1% जो मेंबर है वो वहाँ पे जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पार्लियामेंट में 400-450 मेंबर हैं तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 1% वोट मिल रहा है तो उसके 4-4.5 जो हैं, 4.5 तो नहीं, 4 तो जाएंगे ही, कम से कम 4 मेंबर चले जाएंगे। लेकिन भारत में क्या होता है कि कई बार आपको 5, 6, 7%, 8% वोट मिलने के बाद भी 0 सीट हो सकती है, तो ऐसा होता है। इसके बाद ये पूछा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किससे बनी थी, तो उसको जो हमारा आइडिया था, क्या कहते हैं कि तो कैबिनेट मिशन प्लान से बना था। इसके अलावा हमने पूछा था फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कौन करता है, मीराबो करते हैं। और इसके बाद वॉइस ऑफ द पीपल मे बी द वॉइस ऑफ गॉड, कि अगर जो जनता की आवाज़ है वो ईश्वर की आवाज़ हो सकती है, हेनरी मैन कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे थे।
आईपीसी का फुल फॉर्म पूछा था, इंडियन पिनल कोड, या जैकोबियन जो कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया था कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे बना, मेजर कंट्री जो है वो फ्रांस में है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो थे हमने देखे थे। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 6001203135 पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं 6001939975 पे, वेबसाइट हमारी www.capitalstudycircle.com, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से, ईमेल हमारा है thecapitalstudy20@gmail.com। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस पर कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो हमारा फ्री टेस्ट सीरीज़ है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, सारे लिस्ट यूट्यूब में दी हुई है, अगर आप उसको भी देखते रहेंगे और इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं सिर्फ उसके नोट्स बना लीजिए या उतना याद रखेंगे तो भी एग्ज़ाम में आप 80 से 90% क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आएंगे। आप कितना याद रख पाते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं याद कराने की भी कोशिश करता हूँ लगातार। इसके अलावा अगर आप रिसर्च से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी टीम जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हैं उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं, तो उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। वो आपकी हेल्प कर सकते हैं रिसर्च के लिए और आपको आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो सिनॉप्सिस लिखना हो, चाहे वो थीसिस लिखना हो, डिसर्टेशन लिखना हो, या किसी भी तरह की हेल्प चाहिए आपको तो रिसर्च के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे कि जैसे हम कोई नया वीडियो डालें आपको पास पहुंच जाए, आप उसको देख लें। और हमारा वीडियो कम समय का होता है, 1 घंटे से भी कम टाइम अगर आप रोज़ दे रहे हैं, अगर आपने अगले 50-60 दिन भी 1 घंटे से कम टाइम भी देते हैं तो भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, जो उसमें डिटेल बताई जा रही है उसको भी नोट करते रहिए या याद करते रहिए, और आपका जो सिलेक्शन है उसकी गारंटी हमारी है। थैंक यू वेरी मच।